ठीक है। तो थोड़ा सा बैक से शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रिवाइज मतलब तो टॉपिक कंटिन्यू करना है उसके हिसाब से। यहाँ से हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। कुछ बातें जो है ये पहले ही बताई है मैंने, वो फिर से रिपीट नहीं करूंगा। जस्ट लाइक डेफिनेशन ऑफ मैटर क्या होता है? एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग इट्स ओन मास इज कॉल्ड एज मैटर। दिस मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, जो खड़ा है किसी की तबीयत ठीक नहीं तो बोल देना पहले, ठीक है, या किसी की मतलब कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है तो पहले बोल देना। मैटर को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज सॉलिड, सेकंड इज कॉल्ड एज लिक्विड एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज गैस। और दो आते हैं लेकिन केमिस्ट्री में उसका कोई काम नहीं है तो उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। आफ्टर दैट this chemical on the basis of chemical property it is classified into two parts. One is called as pure substance, one is called as pure substance. Pure का मतलब वो pure होना चाहिए, इसलिए उसका नाम pure है। Second क्या होता है? that is called as mixture. Second is called as mixture. ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसको क्लियर कर लेते हैं। Pure substance are further classified into two parts. One is called as element and second is called as compound. Second is called as compound. ठीक है, तो इसके पहले कि हम एलिमेंट और कंपाउंड पढ़े, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो बेसिक टर्म्स। वन इज कॉल्ड एज एटम एंड सेकंड इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। सेकंड इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। तो पहला रहेगा एटम एंड सेकंड इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। टेक्स्ट को क्लोज कर दो, उसका कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, नो नीड ऑफ टेक्स्ट बुक, जब तक बोला ना जाए टेक्स्ट बुक का कुछ काम नहीं होगा। अब एटम का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, तो बाद में पता चलेगा। इस लेवल के लिए क्या जरूरी है पहले वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे हमको और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है तो उसमें एटम फिर से आएगा। अभी के लिए इतना ही बोलेंगे, जो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको एग्जिस्टेंस रखने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो एटम। और जो अकेला नहीं रह सकता है, जो किसी और के साथ रहेगा, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जांपल के लिए क्या होगा, एक मैं इस पेन को ऐसा ही छोड़ के जाऊं 2 दिनों के लिए, एक 2 दिन के बाद मैं आता हूं तो इस पेन से मैं लिख सकता हूं, क्यों नहीं? क्योंकि ये जो इंक है ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और जैसे ये इंक ड्राई हो जाएगा तो ये पेन मेरे किसी काम का नहीं होगा। तो जब भी हमको काम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करके रख देते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास में एंटर किए कैप निकाल कर रख दो और पूरे लेक्चर में ऐसे ही रहे। जैसे काम नहीं होता है उसको क्लोज करते, क्यों? टाइम पास के लिए। रीजन इज दैट इफ हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो एटमॉस्फेयर की वजह से ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। अब तो इसको किसकी जरूरत है, कैप। तो कैप के साथ रहेगा तो पेन बहुत दिनों तक अच्छा रहेगा। बिना कैप से ये रह सकता है, रहेगा लेकिन किसी काम का नहीं होगा। ये तो इसकी बात होगी। इसको मैं पेन के साथ रखता हूँ और 2 दिनों के बाद मैंने इसको बिना पेन से रख दिया, इसको कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? इसका मतलब ये अकेला एग्जिस्ट रह सकता है, लेकिन इसको किसकी जरूरत है, कैप की जरूरत है। तो जो खुद अकेला एग्जिस्ट कर सकता है उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं एटम। और जो खुद अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके लिए किसी और की जरूरत है, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन नेचर में कौन से फॉर्म में होता है? H के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में, H3 के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। इसका मतलब अकेला एक हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है?
दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहेगा वो H2 के फॉर्म में है। अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो H2 है इसको क्या कंसीडर करेंगे, एटम और मॉलिक्यूल? व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन जो रहेगा वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो हाइड्रो इसको क्या कंसीडर करते? इसको क्या कंसीडर करेंगे? मॉलिक्यूल। इसको क्या कंसीडर करेंगे? मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? लेकिन हाइड्रोजन नेचर में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ H2 और इसलिए हम बोलते हैं H2 गैस। बोलने के टाइम पे हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, गलत है। उसको डाई हाइड्रोजन गैस बोलना चाहिए भाई, बिकॉज कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इट मस्ट बी डाई हाइड्रोजन, इट मस्ट बी डाई हाइड्रोजन। नेचर में जो ऑक्सीजन है वो O के फॉर्म में है, O2 के फॉर्म में है या O4 के फॉर्म में है? O। सपोज इस फॉर्म में रहेगा तो क्या बोलेंगे? इसमें हो गया, सिंपल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, इसका मतलब इस O2 को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ O2। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ O2। कितने एटम्स है? दो। इसको क्या बोलेंगे? इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया? समझ में आ रहा है? और नेचर में जो ऑक्सीजन रहेगा वो O2 के फॉर्म में ही रहेगा। आफ्टर दैट मैंने बोला नेचर में सोडियम कौन से फॉर्म में होता है? Na, Na2 या Na5? कौन से फॉर्म में होता है? Na के फॉर्म में होता है। इसका मतलब सोडियम जो रहेगा वो हमेशा एटम के फॉर्म में होगा या मॉलिक्यूल? देखो हम किसी को भी एटम बोलते हैं, किसी को मॉलिक्यूल बोलते हैं, किसी को कंपाउंड बोलते हैं, सबके लिए कॉमन यूज करते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। बोलने के टाइम पे भले ही हम सेम बोले लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। ठीक है, हम कभी बोलते हैं हाइड्रोजन का एटम, कभी बोलते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, कभी बोलते हैं हाइड्रोजन का कंपाउंड। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रियल में जब डीप में जाओगे तो ये इनके बीच का डिफरेंस क्लियर रहेगा। सपोज आई एम राइटिंग हियर कैल्शियम, कौन से फॉर्म में होता है? Ca3 या Ca6? Ca। इसका मतलब कैल्शियम जो रहेगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा? एटॉमिक फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा? एटॉमिक फॉर्म में रहेगा। फास्फोरस P, P2, P4। फास्फोरस P, P2, P4। P4 फास्फोरस हमेशा P4 के फॉर्म में होता है। वो P1 में भी एग्जिस्ट नहीं करता है, P2 में भी एग्जिस्ट नहीं करता है, P4 में एग्जिस्ट करता है। तो फास्फोरस किस फॉर्म में रहेगा? एटॉमिक या मॉलिक्यूलर? मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। सल्फर S, S6, S2, S ये दो फॉर्म में होता है, एक होता है S6 और दूसरा होता है S8। तो सल्फर जो रहेगा वो S6 और S8 के फॉर्म में होता है। आपने भले ये लिखा होगा आज तक कि सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो सल्फर रिएक्ट विद O2 इट गिव SO। ये गलत है, लिखना चाहिए S8 ऑन रिएक्शन विद O2 इट गिव SO। बाद में रिएक्शन को बैलेंस करके बैठना है। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? कौन एटॉमिक फॉर्म में होगा, कौन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा? ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, इसको, इसको, ये, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एक बार देख लो, समझ लो, नहीं समझा तो पूछो, लिखना नहीं है, समझना है। नेचर में सल्फर हमेशा S6 और S8 के फॉर्म में मिलता है, S के फॉर्म में नहीं मिलेगा। हम S एक सिंबल यूज करते हैं।
तो हमको हमेशा ऐसे लगता है कि सल्फर भी इसी फॉर्म में मिलता होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। नेचर में सोडियम आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। नेचर में आपको हाइड्रोजन हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा, इसमें नहीं। आपको इसमें से ये चाहिए तो उसको तोड़ना होगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, तब जाके ये मिलेगा। वैसे ही यस, हाँ, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, बॉन्ड को बनाते हैं। सिंपल एग्जांपल, सपोज हियर 1 H2 is there and here 1 O2 is there. On reaction of H2 and O2, it is converted into H2O. So for that, here bond is present between hydrogen and hydrogen. Here bond is present between oxygen and oxygen. So we have to break first bond between hydrogen and hydrogen. Then bond between oxygen and oxygen. ओके, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड, ठीक है। जब हमने इसको तोड़ दिया तो इसके पास कितनी वैकेंसी रहेगी? एक। इसके पास कितनी वैकेंसी रहेगी? एक। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, डबल, मतलब 2 बॉन्ड बनाए। मतलब मैंने ऐसा किसी को पकड़ के रखा, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, मैंने उसके साथ का बॉन्ड तोड़ दिया, तो मेरे पास कितनी वैकेंसी है? 2। तो वैसे इस ऑक्सीजन का दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके पास एक वैकेंसी, इसके पास एक वैकेंसी, इसके पास एक वैकेंसी, इसके पास एक वैकेंसी। समझ में आ गया? ऐसे कितने H2 यूज करने पड़ेंगे? 2 रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, तो ये बन जाएगा 2। तो ऐसे कितने हाइड्रोजन रहेंगे? और 2। अब मेरे पास वैकेंसी कितनी है? मैं ऑक्सीजन हूँ, तो वैलेंसी कितनी है? कितने वैकेंसी है मेरे पास? 2। सही है। अब इसको मैंने एक हाइड्रोजन बोला है, इस पे को मैंने दूसरा हाइड्रोजन बोला है, तो कितने हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो सकता हूँ? 2। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के पास 2 वैकेंसी है, एक वैकेंसी हाइड्रोजन के साथ, दूसरी वैकेंसी हाइड्रोजन के साथ, बस क्या होगा? तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो पहले बॉन्ड को तोड़ो, फिर बॉन्ड को बनाओ। तो वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, यही होता है केमिकल रिएक्शन। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, बॉन्ड को तोड़ना और बॉन्ड को बनाना, यही काम। क्लियर? और बोलो, समझने की कोशिश करो। ऊपर वाले रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, ये बाद में बैलेंस कर सकते हो, मैंने बैलेंस नहीं करके, तो यही बैलेंस करके दिया। एक चैप्टर आता है रिडॉक्स रिएक्शन करके, उसमें सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना आता है, इसलिए अभी सिर्फ रिएक्शन पढ़ते हैं, बैलेंस कैसे करना है वो बात हो जाएगी। क्योंकि सब मिक्स करेंगे तो मिक्स होने का चांस ज़्यादा होगा, एक एक कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे। क्लियर है? एटम का मतलब, मॉलिक्यूल का मतलब क्लियर है? हाँ, ये जो एटम और मॉलिक्यूल आते हैं, ये दोनों के दोनों इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट्स में एटम्स भी आते हैं, एलिमेंट्स में मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। एलिमेंट्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 1, 8। उसमें से 93 जो एलिमेंट्स है पहले वाले, ये कैसे है? नेचुरल। नेचुरल का मतलब तो नेचर में मिले हैं वो भी। सिंथेटिक का मतलब होता है लेबोरेटरी में उसको बनाएंगे, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स आर 118, आउट ऑफ 118 92 द नेचुरल। ये एलिमेंट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक को कहा जाता है मेटल, दूसरे को कहा जाता है नॉन मेटल्स, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज मेटल। जिनको मेटल्स और नॉन मेटल्स का मतलब पता है वो हैंड रेज करेंगे। आई थिंक 9th या 10th में पूरी तो पढ़ा होगा आपने। मेटल ये होता है, लस्टरस होता है, कंडक्टिविटी शो करता है, नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। जिन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता है हैंड रेज करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। अभी जो मैंने पॉइंट बोला है वो छोड़ के तो वही बोलोगे। चलिए, ये भी तो इसी के है ना। ओके, गिने चुने 4-5 लोग हैं जिनको पता है, ठीक है, हैंड्स अप, ठीक है। तो ये सभी ऐसी बातें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये फिर से हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटालॉइड क्या होता है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, टेबल, पीरियोडिक टेबल कितने कॉलम का बना हुआ है?
18। कितने रोज का बना हुआ है? 7। ओके। जो टेबल है पूरा का पूरा, उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। कौन से? एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या स्टूडेंट सुना है? सुना है? ये एक पार्ट है टेबल का, ये दूसरा फॉर्म है और ये तीसरा पार्ट है, और नीचे ऐसा कुछ यहाँ पे 2 लाइन का होता है। देखा ऐसा कभी? अच्छी बात है, गुड। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं बी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलेंगे एफ ब्लॉक। कौन से स्टैंडर्ड में? कितने लोग रेडी हो रहे हैं? ईमानदारी वाला हैंड रेज करना है, ठीक है? क्वेश्चन पूछ सकता हो कभी भी, किसी को भी, फेस रीडिंग आती है, जिसको हैंड्स डाउन करना है कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2-4 हाथ कम हो गए। इसको एस ब्लॉक ही क्यों बोलते हैं? कोई बता सकता है? Why it is called as S block? तो मन में ऐसा डाउट नहीं आया कि सर इसको S क्यों बोला है, इसको P क्यों बोला है? कि इसका नाम S से शुरू होता है, इसका नाम P से शुरू होता है। गुड, मैं भी बोलूंगा चलो, ठीक है? ये आगे पढ़ोगे आप लोग आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। डन? बैठो। ये बता दिया कि ये ब्लॉक्स आते हैं, लेकिन बोल रहे आगे पढ़ो। तो ऐसा आगे बोलकर आधा सिलेबस तो ऐसे ही खत्म हुआ होगा। तो बच्चा क्या फिर आधा? उसमें तो बच्चा उसमें आधे में से आधा जो रहेगा वो वही कलरलेस, ऑर्डरलेस है, मेटल है, नॉन मेटल है, छोटे बच्चों वाला, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला, ठीक है? आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे हम लोग थर्ड चैप्टर में। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक ही क्यों बोलेंगे, जी क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक। मेटल्स जो है, ये जो एस ब्लॉक होते हैं ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी के सभी मेटल्स होते हैं, सभी के सभी मेटल्स होते हैं। जितने भी ये डी ब्लॉक में प्रेजेंट रहेंगे वो सभी के सभी, ऐसा लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है? ये भी मेटल ही होते हैं, ठीक है? जितने भी एलिमेंट्स ए ब्लॉक में होते हैं ये सभी के सभी मेटल से होते हैं। लेकिन ये जो पी ब्लॉक है, इसके सभी के सभी एलिमेंट्स नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें नॉन मेटल्स भी होते हैं, इसमें मेटालॉइड्स भी होते हैं और उसमें मेटल्स भी होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, बहुत कम मेटल और बहुत कम मेटालॉइड। आगे जाके ये भी देखेंगे कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटालॉइड है, ठीक है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कंप्लीटली मेटल, ठीक है? इस प्रकार से यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड। इतना देख लो एक बार। बोल, क्या नहीं समझा? इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इरेज करके फिर लिखने के लिए बोल सकता हूँ, ऐसा भी करता हूँ कभी कभी। आप बोले ना समझ में आ गया। ये लिखवा के नहीं दिया, डिफिनेशन समझा के दिया है, ठीक है? मेरा काम एज इट इज लिखवा के देना नहीं है, समझा के देना है। 11th 12th 10th नहीं है। इसका मतलब क्या बताया था? जो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है वो एटम, और जो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा वो मॉलिक्यूल, ठीक है? इस प्रकार से, ठीक है? जो समझा है लिख लेना, ठीक है? एज इट इज हो जाओ, डेट डालो और लिखो, जो समझा है वो, जो काम का लगता है वो। एक दो दिन में समझ में आ ही जाएगा जब मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा एक दिन के बाद कि क्या काम का आएगा, क्या काम का नहीं है। ओके,
आपने ये कभी वर्ड सुने हैं SPDF? 10th में हाँ? क्या था मतलब इसका, आपने बताया? जनरल पूछ रहा हूँ। SPDF में आया था ये ब्लॉक के अलावा। बोलो। अरे बीच में कुछ भी बोलोगे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, सिर्फ स्टार्टिंग में होता है, पूछने के बाद नहीं आया तो। ठीक है, बोलो। एनीवन? कहाँ पढ़ा था SPDF? पता नहीं या बोलना नहीं है? हाँ? अरे पता नहीं है या बोलना नहीं है? कोई बात नहीं। फास्ट कुछ बातें हमें पहले से पढ़ी हो, फिर से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। जो नया है वही नोट डाउन करो। लास्ट लेक्चर का आप देखोगे बोर्ड में तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है, कंपाउंड लिखा हुआ है। तो सेम है, उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। Smallest particle which has individual smallest particle of atom में लिख सकते हो atom is the smallest particle of matter which has independent existence. It is the smallest particle of atom, sorry, smallest particle of matter which has independent existence. जिसका खुद का अकेला एग्जिस्टेंस रहेगा। Done? H2O, water. Molecular mass of water is how much? Molecular mass of water. कैसे? एक हाइड्रोजन का 1, दो हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का 16, 2 + 16, तो
टोटल मास जो रहेगा एक वाटर का वो कितना रहेगा, 80। सही। नाउ इफ मैंने बोला दिस इज वाटर, रेशो क्या होगा मास का, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, ऑक्सीजन का 60। यहाँ लिखा मैंने H3O, हाइड्रोजन का मास रहेगा 3 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रहेगा 60। इसका मतलब होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन। इसका मतलब होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन। इट मीन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन। दिस मीन्स 3 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब मैं आपको बोलता हूँ आपको पानी बनाना है, 1 पार्टिकल ऑफ वाटर बनाना है, तो कितना ग्राम हाइड्रोजन यूज करना होगा और कितना ग्राम ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इनमें से कौन सा वाटर है, क्या ये वाटर है, क्या ये वाटर है, क्या ये वाटर है? तो ये वाटर बनाने के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन आपको यूज करना होगा और कितना ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम और 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो जब भी कभी भी आपको वाटर बनाना है तो रेशो यही रहेगा, चेंज होगा। नहीं तो सर आज वाटर बनाना है तो क्या करेंगे, 2 ग्राम हाइड्रोजन यूज करेंगे और 16 ग्राम ऑक्सीजन। कल जब बनाएंगे ना तो वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 ग्राम हाइड्रोजन यूज करेंगे और 16 ग्राम वाटर, चलेगा? आज वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कल 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, आफ्टर 10 डेज। मतलब जब भी आपको ये बनाना है तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए उनके मास का रेशो सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? अभी के लिए सिंपल रेशो नहीं लिखा है, ओनली रेशो लिखा हुआ है। तो रेशो क्या है, 2:16। कल मुझे वाटर मॉलिक्यूल बनाना होगा तो भी रेशो कितना रहेगा, आफ्टर 10 डेज मुझे वाटर मॉलिक्यूल बनाना तो क्या होगा, 2:16। समझ में आ रहा है? ओके। इसमें कितने टाइप के एलिमेंट्स है, एटम को भी एलिमेंट बोला है, ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल को भी एलिमेंट बोला है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो जब एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है, एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा। लेकिन जब एलिमेंट से कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड बनाने के टाइम पे उनके मास का रेशो, मास रेशो फिक्स होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो मास का रेशो जो रहेगा वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। कितना रहेगा, फिक्स। मैंने बोला आज आपको CO2 बनाना है, क्या बनाना है, CO2। ये लिख दिया CO2। तो आप कितना ग्राम कार्बन यूज करोगे और कितना ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। कब क्यों कैसे टेबल लिख के दिया था 1 से लेकर 20 तो आपको याद रख देना है, कोई समझ में आएगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको यूज करना होगा 12 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम, तब जाके क्या मिलेगा। सपोज मैंने आपको बोला है आपको CO2 बनाना है और उसके लिए मैंने आपको दिया 10 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो क्या आप CO2 को बना पाओगे? तो आपको CO2 आज बनाना है, कल बनाना है, 10 दिन के बाद बनाना है, 1 महीने के बाद बनाना है, तो इनके मास का रेशो क्या होना चाहिए, 12:30। ये कितने एलिमेंट से बना हुआ है, कितने टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है, 2 टाइप के। कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन। तो एक से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखना है, कौन सा, उनके मास का रेशो कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। कभी भी बनाओगे तो इसी के हिसाब से बनाओगे। पहले के जमाने में CO2 बनाते थे तो भी रेशो था 12:32। आज बना दे तो भी रहेगा इतना ही, 100 साल के बाद बनाएंगे तो भी यही रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। अब बात आती है मिक्सचर की, बात आती है मिक्सचर की, ठीक है? अब शरबत पता है, नींबू शरबत,
पसंद है? पसंद है? मिलेगा नहीं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ये बनाने के लिए यहाँ पे हमने वाटर को यूज किया, थोड़ा पानी तो चाहिए, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा शुगर वो तो होना ही चाहिए, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। खाना बनाना आता है? एक ऐसा जो खुद उससे खा सके, बनाने का मतलब तो ये खाना भी आना, मतलब उससे खाने भी चाहिए ना उसको। ओके, सभी का क्वांटिटी हम लोग ग्राम में लेते हैं, वॉल्यूम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे वो आपको पता होगा, फिजिक्स में बताएंगे। वाटर लिया मैंने 20 ग्राम, कितना लिया? 20 ग्राम। लेमन जूस ऐड किया मैंने 10 ग्राम, ठीक है। फिर शुगर को ऐड किया मैंने 15 ग्राम, कम हो गया वो, ठीक है, 40 ग्राम। और NaCl लिया स्वाद अनुसार 2 ग्राम, मिक्स करेंगे। शरबत बनेगा नहीं बनेगा? अरे बनेगा नहीं बनेगा? ठीक, अब ये बोला मैंने मिलेगा नहीं तो नाराज नहीं होना, आंसर देते रहना, ठीक है। शरबत बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है। अब इनका क्वांटिटी कैसा है? वाटर 40 ग्राम, लेमन जूस 10 ग्राम, आफ्टर दैट शुगर 15 ग्राम, आफ्टर दैट NaCl is 2 ग्राम। शरबत बना नहीं बना? अरे हाँ या नहीं? तो ये टिक किया, टिक का मतलब बाद में क्या किया, टेस्ट नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा था पानी ज्यादा हो गया, तो फिर पानी थोड़ा कम कर दिया, और कितना कर दिया? 30 ग्राम। 30 ग्राम वाटर लिया, 10 ग्राम लेमन जूस लिया, नींबू निचोड़ा उसमें, 15 ग्राम शुगर को ऐड किया, 2 ग्राम नमक को ऐड किया, स्टर किया, तो रेशो क्या हो गया? 30, 10, 15। शरबत बनेगा नहीं बनेगा? अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो पहले भी शरबत बना था, अभी भी शरबत बना है, क्या पहले का रेशो और अभी का रेशो सेम है? इसका मतलब शरबत बनाने के लिए मास का रेशो सेम होना जरूरी है नहीं है? इसका मतलब है शरबत जो रहेगा वो किसका काम करेगा? कंपाउंड का काम करेगा। तो जिसमें रेशो फिक्स होना चाहिए उसको बोलते हैं कंपाउंड, और जिसमें रेशो फिक्स नहीं होना चाहिए उसको बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। अब चाय बनाने का करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा सा टी पाउडर, थोड़ा सा शुगर, गर्म कर दिए, चाय बनेगा। अब डिपेंड करता है किसके लिए बनाना है। खुद के लिए बनाना है तो पानी मिनिमम, मिल्क मैक्सिमम, कड़क चाय पीनी है तो टी पाउडर ज्यादा। अब घर के आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली जो ओल्ड लोग, उनको पता होता है कि इनके घर इस टाइम पे चाय बनता है, और सपोज उनको चाय पसंद है तो उसी टाइम के ऊपर कुछ भी बहाना करके आ जाते हैं। अब समझ गए कि ये ऐसे ही कर रहे हैं। अब क्या हुआ, आपके घर का चाय पी के हो गया, लेकिन चाय पी रहे थे तभी वो आ गए। फिर हमारे घर में कोई आता है तो हम बोलते ही चाय पियोगे? कुछ लोग ठीक है आप बोल रहे हो। अब आपके पेरेंट्स ने बोल दिया, आपको कार्टून देख रहे थे टॉम एंड जेरी, आवाज दिया तो एक कप चाय बनाना, तो आप बोले 7 दिन का इनका यही होता है। आपको लगता है आज ना ऐसा चाय पिलाऊंगा कल से आनी नहीं चाहिए, तो फिर क्या करोगे? ऐसा किसी करना मत, नहीं करना। तो बाजू वाले आके मुझे बोले जैसा आपने बोला इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। दान करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा भी नहीं, ठीक है। कभी कभी उनके घर भी जाना चाहिए। तो अब उनके लिए चाय बना दिया, बिल्कुल मूड नहीं चाय बनाने का, आप पेरेंट्स ने बोला है और वो बैठे हैं तो बनाना है। बहुत सारा पानी, थोड़ा सा दूध, शक्कर, बहुत सारे जिनको जो नहीं पसंद है, टी पाउडर, चाय बनेगा नहीं बनेगा? अरे चाय बनाना है ना, तो चाय तो बन गया, टेस्ट अलग है, लेकिन चाय बना कि नहीं बना? तो चाय जो रहेगा वो बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट है, जो कंपोजिशन है, उसके मास का रेशो फिक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए? फिक्स नहीं रहेगा तो भी चलेगा,
लेकिन पानी बनाने के लिए रेशो कैसा होना चाहिए? लेकिन चाय बनाने के लिए, शरबत बनाने के लिए रेशो कैसा होना चाहिए? कोई भी रहेगा तो चलेगा, तो जो रहेगा क्या रहेगा? समझ में आ रहा नहीं है? ठीक है। अब डू यू नो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एनीवन? Solute plus solver. What is the meaning of solute? Solute, the minimum amount of that particle or element we are taking for making a solution, that is called solute. And solvent we are taking maximum for making mixture. तो नाम Dia. दिया। Solution is made up of two parts. One is called as solute and second is called as solvent. ठीक है। ये किसी भी स्टेट में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा लिक्विड या सॉलिड में ही हो। ये भी किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूशन बनाने के टाइम पे जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन में होता है, जो लार्ज प्रोपोर्शन में होता है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो स्मॉल प्रोपोर्शन में रहेगा उसको बोलेंगे सोल्यूट। 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर मैंने 10 ग्राम सॉल्ट ऐड किया, NaCl। वाटर कौन से स्टेट में है? NaCl कौन से स्टेट में है? उस सॉल्ट को उस पानी के अंदर डाला और थोड़ी देर स्टर किया, क्या होगा? सॉल्ट जो रहेगा वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। इसका क्वांटिटी ज्यादा है तो वाटर बन जाएगा सॉल्वेंट, इसका क्वांटिटी कम है तो वो बन जाएगा सॉल्यूट। सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट एक ही रहेगा। सपोज मैंने बोला उसमें 10 ग्राम NaCl ऐड किया और 5 ग्राम शुगर ऐड किया और 100 ml वाटर है, तो मैक्सिमम कौन है? कौन है? वाटर। तो वाटर किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का, जो लार्ज क्वांटिटी में है। और बचे हुए दोनों जो रहेंगे वो किसका काम करेंगे? सोल्यूट का। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड स्टेट में ही हो सकता है, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मल्टीपल स्टेट में भी हो सकता है। अब मैंने क्या किया, 100 ml वाटर में 10 ग्राम सैंड ऐड कर दिया, सैंड। तो सैंड किसका काम करेगा? और वाटर किसका काम करेगा? दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये नहीं देखना है वो डिसॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, वो नहीं पूछा मैंने, सिर्फ ये पूछा सोल्यूट कौन रहेगा, सॉल्वेंट कौन रहेगा। तो सोल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में रहेगा, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा। तो कंपाउंड और मिक्सचर में बेसिक डिफरेंस क्या है? इस कंपाउंड बनाने के लिए जो मास का रेशियो रहेगा वो कैसा होना चाहिए? फिक्स। लेकिन यहाँ पे जो मास का रेशियो रहेगा वो फिक्स नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो एक होता है कंपाउंड, दूसरा होता है मिक्सचर। जो समझाए 2 मिनट के अंदर लिखना है बिना आवाज की। सोल्यूट सॉल्वेंट का मतलब बता दिया, लिखा हुआ नहीं है बोर्ड पे और कभी होगा भी नहीं। क्रॉस का मतलब क्या है? It's not fixed. मास का रेशियो फिक्स रहेगा, इसमें मास का रेशियो फिक्स नहीं रहेगा, वो समझना है आपको।
Yes. The reason is that most of the solutes are dissolved in water and that's why it is called as universal solvent. एक बात और, बहुत सारे solutes को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाटर में डिसॉल्व है, होगा कि नहीं होगा? उसका रीजन देखो, कोई भी जो है वो वाटर में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, वो 3 कंडीशन से पता चलेगा। पहली कंडीशन ये है, वाटर में डिसॉल्व होने के लिए वो पोलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोलर। अब तो 4th चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा पोलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑल कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है, उसमें आयोनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है, उसके पास H बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? H बॉन्डिंग। माना ये तीनों के तीनों कंसेप्ट आपके लिए नए हैं, लेकिन एक एक करके सब क्लियर हो जाएंगे। 4th चैप्टर खत्म होने तक ये चारों बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉलो करता है तो वो वाटर में सोल्यूबल होगा। तो वाटर में सोल्यूबल होने के लिए ये कंडीशन है, कोई भी वाटर में जो ऑयल है, ऑयल सोल्यूबल होता है? नहीं होता। इसका रीजन ऐसा है, वाटर जो है वो खुद पोलर है, खुद क्या है? पोलर। और ऑयल जो है वो नॉन पोलर है। ऑयल क्या है? नॉन पोलर। वाटर में डिसॉल्व होने के लिए वो पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर नहीं। वो आयोनिक होना चाहिए, कोवैलेंट नहीं। उसके पास क्या होनी चाहिए? H बॉन्डिंग। तो दीज आर द कंडीशन। तो यही से पता चलेगा। मैंने लिखा यहाँ पे NaCl। NaCl इज आयोनिक मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड, और ये आयोनिक होने की वजह से ही वो वाटर में डिसॉल्व, ठीक है। ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक को कहा जाता है होमोजीनियस एंड सेकंड इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस, ठीक है। अब ये कैसे पता करें? ये पता करने के लिए सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करना होगा और थोड़ी देर चम्मच से इसे स्टर करना पड़ेगा। स्टर करने के बाद वो डिसॉल्व हो गया तो होमोजीनियस, डिसॉल्व नहीं हुआ लेमन जूस बनाना, वाटर, लेमन जूस, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट, आफ्टर सम टाइम डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा? इसका मतलब ये जो लेमन जूस बना है वो तो मिक्सचर ही है, वो होमोजीनियस होगा, हेटेरोजीनियस? चाय बनाया होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस? टी पाउडर वैसे ही रहता है, सही है, तो वो क्या रहेगा? पानी के अंदर रेती को, सैंड को ऐड कर दिया, सैंड के अंदर NaCl को ऐड कर दिया, दोनों का स्टेट सेम है। देखो, दोनों का स्टेट सेम रहेगा तो होमोजीनियस, दोनों का स्टेट अलग अलग रहेगा तो हेटेरोजीनियस। सैंड कौन से स्टेट में और NaCl कौन से स्टेट में? ओके, ठीक है। मिक्स करने के बाद भी उसी स्टेट में रहेगा। सॉल्ट पहले कौन से स्टेट में है? वाटर पहले कौन से स्टेट में है? सॉल्ट को वाटर में ऐड किया, स्टर किया, अब उनका स्टेट कौन सा है? तो मिक्स करने के बाद वाटर का स्टेट भी लिक्विड है और सॉल्ट का स्टेट भी लिक्विड है। और जब दोनों का स्टेट सेम होता है तो उसको बोलेंगे होमो। होमो का मतलब सेम, तो दोनों का स्टेट सेम है मिक्स करने के बाद तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस, अदरवाइज इसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस। क्लियर हुआ? ओके। अब ये तो भी मिक्सचर की बात, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है और पहला जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई करते हैं आयोनिक कंपाउंड, दूसरा होता है कोवैलेंट कंपाउंड और तीसरा होता है मेटालिक कंपाउंड। कितने टाइप के कंपाउंड? तीनों में डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, या तो मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा, या तो मेटलाइट होगा। इफ बॉन्ड मेटल और मेटल का मॉलिक्यूल बना है, इसका मेटल और मेटल, तो इसको बोलते हैं मेटालिक कंपाउंड। किसका बना हुआ है? ओनली मेटल का बना हुआ है तो मेटालिक।
इफ ओनली नॉन मेटल और नॉन मेटल का बना हुआ है तो उसको बोलेंगे कोवेलेंट। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट। सपोज वो मेटल और नॉन मेटल का बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे आयोनिक। क्या बोलेंगे? आयोनिक। ठीक है, अभी आपको ये तो समझ में नहीं आएगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, लेकिन आपको टेबल से समझ में आ जाएगा। सपोज आई एम राइटिंग हियर KCl. K is a metal and Cl is a non-metal. तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड रहेगा वो कैसा रहेगा? आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक। सपोज आई एम राइटिंग हियर H2O. इसमें हाइड्रोजन जो है इट इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन जो है ये भी नॉन मेटल है, और जब दोनों के दोनों नॉन मेटल रहेंगे इसका मतलब ये कैसा रहेगा? ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है H और Cl. हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो ये क्या रहेगा? कोवेलेंट। यहाँ लिखा मैंने मेरे पास सोडियम है और यहाँ पे मेरे पास सोडियम है, तो ये किसके बीच में बॉन्ड है? सोडियम और सोडियम। और सोडियम किसका काम करता है? मेटल। ये भी किसका काम करेगा? मेटल का। तो इस कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? मेटल। समझ में आ गया? तो आयोनिक का मतलब होता है मेटल एंड नॉन मेटल, कोवेलेंट का मतलब होता है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटालिक का मतलब होता है मेटल एंड मेटल। मेटल मेटल, मेटालिक, नॉन मेटल नॉन मेटल, कोवेलेंट, मेटल नॉन मेटल, आयोनिक, इस प्रकार से। ठीक है, व्हाट अबाउट CO2? आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, कोवेलेंट। ऑक्सीजन कैसा है? नॉन मेटल। कार्बन कैसा है? नॉन मेटल, तो ये क्या रहेगा? कोवेलेंट। ठीक है, आपका पसंदीदा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल? सल्फर मेटल नॉन मेटल? नॉन मेटल। ऑक्सीजन कैसा है? नॉन मेटल। ऑल आर नॉन मेटल। इसका मतलब इन दोनों के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट, इन दोनों के बीच का बॉन्ड, इन दोनों के बीच का बॉन्ड। ओके, सपोज यहाँ पे लिखा मैंने Na2CO3। ओके, ये कौन है? मेटल। कार्बन कौन है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन कौन है? नॉन मेटल। क्वेश्चन पूछा जाएगा Na और कार्बन के बीच का बॉन्ड? कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सोडियम। ओके, ये तो पूछते हैं। ठीक है, राइट।